नमस्कार। चलिए आज भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की अनोखी शासन व्यवस्था को समझते हैं। ये वो इलाके हैं जो राज्यों से अलग हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन पर आखिर नियंत्रण किसका होता है। ये एक बड़ी ही दिलचस्प संवैधानिक पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक केंद्र शासित प्रदेश को चलाता कौन है। क्या इसे उपराज्यपाल चलाते हैं या फिर वहां की चुनी हुई सरकार। ये उतना सीधा साधा मामला है नहीं जितना सुनने में लगता है, लेकिन इस विश्लेषण के अंत तक इसका जवाब बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी मॉडल से। ज्यादातर केंद्र शासित प्रदेशों में जो सिस्टम चलता है वो सीधे सीधे भारत के राष्ट्रपति के कंट्रोल में होता है। तो इसका सीधा साधा मतलब ये है कि ये इलाके सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधिकार में आते हैं। राज्यों की तरह इनके पास अपनी खुद की स्वायत्त शक्तियां यानी ऑटोनोमस पावर्स नहीं होती। देखिए, ये व्यवस्था बहुत ही सीधी है। संविधान का अनुच्छेद 239 एक एकदम क्लियर चेन ऑफ कमांड बनाता है। सबसे ऊपर है राष्ट्रपति। वो एक प्रशासक को नियुक्त करते हैं और फिर वही प्रशासक उस पूरे इलाके का शासन चलाते हैं। मतलब अल्टीमेट अथॉरिटी राष्ट्रपति के ही पास होती है। यहाँ एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी है। प्रशासक और राज्यपाल ये दोनों एक नहीं होते। राज्यपाल किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है जो अपनी चुनी हुई सरकार की सलाह पर काम करता है, जबकि प्रशासक वो तो बस केंद्र सरकार का एक एजेंट होता है जिसे राष्ट्रपति के निर्देशों का पालन करना होता है। और इसे याद रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। ये ट्रिक अनुच्छेद 239 का पूरा सार बता देती है। 239 राष्ट्रपति करे शासन, प्रशासक उसका सिपाही। ठीक है, तो ये तो हो गई सीधी साधी बात। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। कुछ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जिनकी अपनी लोकल सरकारें हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो अनुच्छेद 239 ए संसद को ये शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर किसी केंद्र शासित प्रदेश को ज्यादा ऑटोनॉमी दे सके। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पुडुचेरी, जहां अपनी विधानसभा भी है और मुख्यमंत्री भी हैं। ये कई मामलों में एक राज्य की तरह ही काम करते हैं, हालांकि अंतिम कंट्रोल फिर भी केंद्र के ही पास रहता है। और फिर से इसे याद रखने के लिए एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अनुच्छेद 239 के बाद ए जुड़ा है और ए का मतलब है असेंबली यानी विधानसभा। है ना बिल्कुल आसान। अब आते हैं सबसे अनोखे और सबसे पेचीदा मामले पर, हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जिसके लिए कुछ बहुत ही खास प्रावधान किए गए हैं। ये बात है साल 1991 की, जब 69th संविधान संशोधन के जरिए दिल्ली को एक विशेष दर्जा मिला। संविधान में एक नया अनुच्छेद 239 ए जोड़ा गया जिसने दिल्ली की पूरी शासन व्यवस्था को ही बदल कर रख दिया। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि दिल्ली को विधानसभा तो मिल गई, लेकिन सारी शक्तियां नहीं मिली। जैसा कि इस टेबल में साफ दिख रहा है, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन से जुड़े मामले आज भी सीधे सीधे केंद्र सरकार के अधीन हैं। बाकी सभी विषयों पर दिल्ली की चुनी हुई सरकार कानून बना सकती है और शक्तियों का यही बंटवारा अक्सर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच एक प्रशासनिक खिंचातान की वजह बन जाता है। दिल्ली की इसी जटिल व्यवस्था को लेकर बहुत विवाद हुए, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में स्थिति को साफ किया और कहा कि उपराज्यपाल को चुनी हुई सरकार की सलाह पर ही काम करना होगा, सिवाय उन 3 विषयों के जो केंद्र के पास हैं। और हां, दिल्ली के स्पेशल आर्टिकल को याद रखने की भी एक मजेदार ट्रिक है। 239 ए में 2 ए हैं और इसे आम आदमी से जोड़ा जा सकता है, जो दिल्ली की राजनीति का एक बहुत ही जाना पहचाना शब्द है। तो जब शक्तियां इस तरह बटी हों तो टकराव होना तो स्वाभाविक है। अब हम उन संवैधानिक तंत्रों पर नजर डालेंगे जो दिल्ली में मतभेद और संकट की स्थितियों को संभालने के लिए बनाए गए हैं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। क्या होगा अगर दिल्ली की सरकार संवैधानिक रूप से काम न कर पाए? क्या इसके लिए कोई सेफ्टी वॉल्व है? जी हां, इसका जवाब है अनुच्छेद 239 ए बी। ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि अगर दिल्ली में संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाती है तो वो विधानसभा को भंग करके शासन अपने हाथ में ले सकते हैं। संवैधानिक विफलता का मतलब हो सकता है कि सरकार बहुमत खो दे और कोई और सरकार भी ना बन पाए। ये एक तरह से दिल्ली के लिए बनाया गया राष्ट्रपति शासन ही है। इसके अलावा अनुच्छेद 239 बी उपराज्यपाल को एक और शक्ति देता है। जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो वे राष्ट्रपति की मंजूरी से अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकते हैं।
चलिए अब आखिर में कुछ और अनुच्छेदों को देखते हैं जो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियों को तय करते हैं। अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को कुछ खास केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और लद्दाख के लिए सीधे नियम बनाने की एक विशेष शक्ति देता है। ऐसा अक्सर इन इलाकों की रणनीतिक अहमियत या फिर वहां की अनोखी संस्कृति को बचाने के लिए किया जाता है, और ये नियम संसद के बनाए कानून के बराबर ही असरदार होते हैं। अब सवाल उठता है कि इन क्षेत्रों में न्यायपालिका कैसे काम करती है। तो अनुच्छेद 241 के मुताबिक संसद इनके लिए अलग हाईकोर्ट बना सकती है या फिर उन्हें किसी पास के राज्य के हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में रख सकती है। जैसे कि यहां देख सकते हैं, अंडमान निकोबार के मामले कलकत्ता हाईकोर्ट में सुने जाते हैं और चंडीगढ़ के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में। तो संक्षेप में कहें तो हमने शासन के 3 अलग-अलग मॉडल देखे। पहला, सीधा राष्ट्रपति शासन। दूसरा, विधानसभा के साथ शासन जैसे पुडुचेरी। और तीसरा, दिल्ली का खास और एकदम अनोखा मॉडल। तो अंत में एक सवाल, ये सारे संवैधानिक अनुच्छेद सिर्फ कानून की किताबों में दर्ज शब्द नहीं है। केंद्र और एक शहर राज्य के बीच शक्ति का ये नाजुक और जटिल संतुलन दिल्ली जैसे शहरों में रहने वाले लाखों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी सुविधाओं और उनके भविष्य पर कैसे असर डालता है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।